नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और जैसी कि परंपरा है, बंगाल पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन एक दूसरे दृष्टिकोण से। बंगाल की राजनीतिक उठापटक पर हमने बहुत चर्चा की है। बंगाल की टटका खबर हमने लगभग 1.5 महीने तक उस पर चर्चा की, लेकिन बंगाल के इतिहास पर, बंगाल की पूरी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर और आज जो हम नजारा देख रहे हैं बंगाल का, उसकी जड़ें कहाँ हैं। इतिहास के सागर से कुछ मोती चुनने पड़ते हैं। और आपको पता है, मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे ये मुगालता नहीं है जो मेरे कई पेशेवर पत्रकारों को, मित्रों को लगता है कि उनके पास हर एक मर्ज की दवा है। मुझे जब ये लगता है कि ये विषय मेरे से नहीं संभलेगा तो मैं उनके विशेषज्ञों को बुलाता हूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर वीरेंद्रनाथ प्रसाद, जेएनयू के सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज में पढ़ाते हैं। आप इनके साथ इतिहास की पाठशाला हमारे साथ देख चुके हैं। इनके साथ हमने इतिहास की पाठशाला शुरू की थी, कुछ तकनीकी वजहों से उसमें बीच में विराम लगा, लेकिन अब हम वो पाठशाला फिर शुरू कर रहे हैं। आज बंगाल पर हम इन्हीं से बात करेंगे, लेकिन पहले स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका व्यालोकवाणी में। धन्यवाद व्यालोक जी, और आपके दर्शकों को नमस्कार जी। बंगाल के नतीजों ने सबको चौंकाया। बंगाल के इस्लामाइजेशन, इस्लामीकरण पर बात हुई। बंगाल के बारे में कहा गया कि यह जाति विहीन समाज है, और अब भाजपा की जीत के बाद यहां जातिगत चीजें शुरू हो जाएंगी। यह मतलब किसी मुद्दे को सिर के बल उल्टा खड़ा करना है, क्योंकि हम लोग बहुत चीजें नहीं जानते हैं, बहुत चीजें भूल गए हैं। हम लोग उपेंद्र नाथ मुखर्जी का नाम नहीं जानते होंगे, हम लोग उनके काउंटर पार्ट्स का नाम नहीं जानते होंगे। अचानक से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अभी उनको उनका जो दाय था वो मिल रहा है, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में क्या किया, क्यों बंग दिवस पूरे 70 वर्षों तक नहीं मनाया गया, इन सब की जड़ें इतिहास में है। लेकिन इतिहास की जब बातचीत होती है तो बहुत बारीकी से काम करना होता है, और इतिहास के नाम पर वह नहीं पढ़ना होता है जो आज तक आपको सेकेंडरी टर्शियरी सोर्सेज से पढ़ाया गया। मैं इस बात के लिए बहुत गौरवान्वित हूं और गौरव के साथ ये दावा करता हूं कि डॉक्टर वीरेंद्रनाथ प्रसाद के बारे में जब आप गूगल करेंगे या जब आप इनकी किताबें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह अधीत व्यक्ति हैं, अध्येता हैं, और इन्होंने इतिहास को ठीक उसी नजर से देखा है जिस तरीके से इतिहास को देखा जाना चाहिए, वस्तुनिष्ठ तरीके से और ऐतिहासिक दृष्टि से। बंगाल पर आज सर बात करेंगे आपसे, लेकिन सबसे पहले बंगाल के इस्लामीकरण और फिर आज जो भाजपा का उभार है, ये दो बिंदु रहेंगे। इस दोनों बिंदुओं के बीच में आपको यात्रा करनी है, और मैं अगर बीच में आपसे कोई सवाल पूछना होगा तो मैं पूछूंगा, लेकिन आज हम केवल आपको सुनना चाहेंगे, मेरे साथ मेरे तमाम दर्शक भी। तो सर, ओवर टू यू। जी धन्यवाद। एक टेक्निकल सिचुएशन की ओर ध्यान दिलवाना चाहूंगा आपको। बंगाल एज ए कल्चरल कॉन्शियसनेस तो अभी एग्जिस्ट करता है, लेकिन बंगाल एज एन ऑफिशियल एंटिटी अभी अस्तित्व में नहीं है। हमारे पास वेस्ट बंगाल है और बांग्लादेश, और ये दोनों मिला के बंगाल बनते हैं, तो दोनों अलग क्यों हैं, ये बड़ा गंभीर क्वेश्चन है। तो मूल क्वेश्चन पे आते हैं। अभी यदि आप देखेंगे बांग्ला भाषी जो समाज है उसके रिलीजियस डेमोग्राफी पे, तो लगभग 75% पॉपुलेशन बांग्ला बोलने वाली मुस्लिम है, और लगभग 25% होगी वो हिंदू होगी। तो अभी के वर्तमान के स्थिति में मैं वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों को मिला के बोल रहा हूँ कि इस्लाम बंगाल का प्राइमरी रिलीजियस कल्चर है। अब ये सिचुएशन क्यों हुई और इसको बंगाल के हिंदू सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स ने कैसे देखा, तो बंगाल का इस्लामाइजेशन एक बहुत बड़े लेवल के डिबेट की मांग करता है, जो हम फिर बाद में कर लेंगे। संक्षेप में इतना ही कहेंगे कि 1200 ईस्वी तक बंगाल में बौद्ध और ब्राह्मणों के
बीच कन्फ्रंटेशन का एलिमेंट बहुत ज्यादा था, इस लेवल का ज्यादा था जो कि मतलब आपको रेस्ट ऑफ इंडिया में नहीं देखता है। वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक भारत दुर्दशा लिखी है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि लड़के वैदिक जैन डुबाए पुस्तक सारी, मतलब भारत की दुर्दशा का कारण वैदिक और जो श्रमण वाले थे उन दोनों के बीच में जो कन्फ्रंटेशन था, ज्ञान का नाश और सब कुछ, वो एक अलग मैटर है, बाद में देखेंगे। लेकिन ये रिलीजियस कन्फ्रंटेशन एक फैक्टर था और इसने वो ग्राउंड तैयार किया कि धीरे धीरे यहाँ की पॉपुलेशन मुस्लिम बनती रह गई। उसी एरिया में इस्लामाइजेशन भारतीय सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा हुआ, जहां बौद्ध धर्म ज्यादा मजबूत था, चाहे वो आप ईस्टर्न बंगाल ले लें, चाहे पाकिस्तान का सिंध एरिया ले लें, या मकरान एरिया ले लें, या गांधार एरिया ले लें, वो एक अलग डिबेट है, हम बाद में देखेंगे। नाउ ये क्वेश्चन आता है कि बंगाल के हिंदू सोसाइटी को इसका कब एक भान हुआ, कब उन्होंने जाना कि ये बंगाल तेजी से इस्लामाइज हो रहा है और इसके क्या क्या रिपरकशंस होंगे। तो 1881 में अंग्रेजों ने जनगणना शुरू की। 1881 की जनगणना में बंगाल के हिंदू लगभग 4 लाख, उनकी संख्या बंगाल के मुसलमानों से ज्यादा थी। लेकिन अगले सेंसस में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में आ गए 1891 में, और बाद के 2 सेंसस में यह स्पष्ट होता गया कि मुस्लिम्स की लीड न केवल सब्सटेंशियल है बल्कि इर्रिवर्सिबल है। इसका एक ज्योग्राफिकल डायमेंशंस भी था। अभी का जो बांग्लादेश है रफली उसको ईस्ट बंगाल बोल सकते हैं, वहां मुस्लिम एक्सपेंशन बहुत तेज था। अभी का जो वेस्ट बंगाल है वहां मुस्लिम पॉपुलेशन का एक्सपेंशन उतना नहीं था। लेकिन 1905 आते आते यह स्पष्ट हो चुका था कि बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी हो चुकी है और इसके अपने रिपरकशंस हैं। अंग्रेजों की सेंसस पॉलिटिक्स 1905 में उन्होंने रिलीजियस ग्राउंड पे ही बंगाल को डिवाइड कर दिया, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया को अलग कर दिया, हिंदू मेजॉरिटी एरिया को अलग कर दिया। तो ये बंगाल के भद्रलोक ब्राह्मण वैद्य कायस्थ, बंगाल के सोशल कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, नैरेटिव कैपिटल पे उनका लगभग एकाधिकार था उस समय, अभी भी यही स्थिति है। तो उसमें इस बात को लेके एक बहुत गहरा डिबेट चला है कि हम इस टाइप से हमारी संख्या, हिंदुओं की संख्या घटती क्यों जा रही है, और ये जो जिस तरीके से मुस्लिम की संख्या बढ़ती जा रही है, उनका पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, इसके रिपरकशंस क्या होंगे, ये क्या होगा यदि बंगाल पूरा मुस्लिम मेजॉरिटी बन जाए। इस विषय पे 1909 से थोड़ा पहले इंडियन मेडिकल सर्विस के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर उपेंद्र नाथ मुखर्जी, फिजिशियन थे, बड़े विद्वान व्यक्ति थे और आज के डॉक्टरों जैसे नहीं थे। उनको ब्रिटिश आर्मी में भी मानद पद मिला हुआ था, लेफ्टिनेंट कर्नल उपेंद्र नाथ मुखर्जी। तो एक तो उनमें मिलिट्री प्रिसीजन था, दूसरा उनमें डॉक्टर की एक क्लैरिटी थी। वो केवल आउटर सिम्टम नहीं देखते थे, रूट कॉज क्या है ये देखने की कोशिश करते थे। प्लस उनका बंगाल के अलग अलग भागों में पोस्टिंग होता रहता था, कभी वो सिलहट में बेस्ड हैं, कभी बांकुड़ा में, कभी मुर्शिदाबाद में, कभी खुलना में। तो बंगाल की सोसाइटी को उन्होंने अत्यंत करीब से ग्राउंड पे देखा। तो उन्होंने इस समस्या पे लेख की, एसेज की एक श्रृंखला बंगाल के एक वेस्ट बंगाल के कलकत्ता एक नामी इंग्लिश न्यूज़पेपर में धारावाहिक रूप से प्रस्तुत किए। 1909 में ये लेख हिंदू जे डाइंग रेस नाम के पुस्तक के रूप में छप के आई। उसका काउंटर 1911 में किशोरी लाल सरकार ने लिखा। नाउ ये दोनों जो डिबेट है, ये डिबेट बंगाल की सोसाइटी में उस समय से लेके अभी तक किसी न किसी रूप में चल रहा है। अब हम दोनों को संक्षेप में देखते हैं। पहले डॉक्टर उपेंद्र नाथ मुखर्जी की बात करें तो ये उनको स्पष्ट हो चुका था कि बंगाल में एक इर्रिवर्सिबल इस्लामाइजेशन की स्थिति आ चुकी है। नाउ हिंदू ये नंबर गेम में क्यों पिछड़ रहा है, तो इसके कुछ उन्होंने आउटवर्ड सिम्टम बताए, कुछ आउटवर्ड लक्षण बताए, कारण बताए, लेकिन उनका ज्यादा फोकस रूट कॉज पे रहा। अब आउटवर्ड लक्षण क्या था
कि हिंदू विधवा विवाह नहीं करने देते तो उन स्त्रियों के पास कोई चारा नहीं है किसी मुस्लिम के पास जाने का। हिंदू अपनी वीरता भूल चुके हैं। हिंदुओं ने स्त्रियों के सम्मान के लिए महाभारत किया, रावण का वध किया, लेकिन अभी किसी हिंदू स्त्री को कोई यवन उठा के ले जाता है, उसको तुरंत डंप कर देते हैं। उनको बचाना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? उसके भाई के, उसके पिता की, उसके हस्बैंड की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और अपनी कायरता को ये छिपाते हैं। तीसरी बात उन्होंने बोले कि हिंदुओं का आहार, भोजन ये मुसलमानों की तुलना में बहुत निम्न स्तरीय है। इसके कारण इनके पास फिजिकल स्टैमिना नहीं है, लड़ने का मादा नहीं है। हिंदुओं में केवल एक जाति जो उनको शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट लगी, वो ग्वाला यादव, जो दूध दही ज्यादा खाते थे तो ज्यादा स्वस्थ थे, उनकी डेथ रेट कम थी। उन्होंने बंगाल के जेल में विद्यमान हिंदू और मुस्लिम कैदियों के एवरेज लॉन्गेविटी का अध्ययन किया कि कौन कितनी साल जीता है। तो उन्होंने देखा कि 50 साल पूरा करते करते हिंदू कैदी टैं बोल जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन मुस्लिम कैदी 70 साल 75 साल तक जीते रहते हैं। उनकी लॉन्गेविटी ज्यादा है, उनका स्टैमिना ज्यादा है, क्योंकि उनका आहार अच्छा है। ये तो उनका सुपरफिशियल आकलन था कि ये सब आउटर लक्षण है, लेकिन रूट कॉज क्या है? किस कारण से ये एक सिस्टमिक क्राइसिस आ रहा है, संरचनागत संकट आ रहा है? तो इसके पीछे उन्होंने जो हिसाब लगाया वो ये बोला है कि बंगाल की सोसाइटी के 1909 में लगभग 55% मुस्लिम थे, 45% हिंदू थे। विद इन दैट 45% हिंदुओं में जो सवर्ण थे, जो भद्र लोग थे, वो केवल 13% थे। मतलब बंगाल की सोसाइटी के ओवरऑल 10% के आसपास हो गए, और 87% जो हिंदू सोसाइटी थी वो नॉन भद्र लोग थे। अब इन्होंने कारण बताया, ढूंढा कि ये भद्र लोग जो पॉपुलेशन है ये अपने अहंकार में चूर है, अपने रूढ़िवादिता में चूर है। ये किसी भी तरीके से जो नॉन सब भद्र लोग पॉपुलेशन है उसके एस्पिरेशंस को, उसके सिचुएशन को अकोमोडेट करना नहीं चाहता। उसके प्रति उनके मन में बहुत गहरा तिरस्कार भरा हुआ है, और ये स्थिति है कि ये नेतृत्व विहीन शूद्र और दलित जातियां ये अपनी आत्मग्लानि में डूबी हुई हैं। भद्र लोग उनको कॉन्टिन्यूअसली आत्मग्लानि में डुबाने का प्रयास करता है। वो उनके प्रति जो उनका रिचुअल ऑब्लिगेशन है कि यदि आप ब्राह्मण हैं, आप पुजारी हैं, तो किसी दलित का या किसी शूद्र का घर में पूजा हो रही है तो वो करवाने कौन जाएगा? ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी भद्र लोग के पुजारी वर्ग लेना नहीं चाहते। इसमें उन्होंने बोला कि ये गोसाई हैं, वैष्णव संत हैं, वो आके पूजा करवाते हैं। तो किसी भी रूप में भद्र लोग इनसे एसोसिएट नहीं होना चाहता। भद्र लोग का सारे संस्थाओं पे कब्जा है, नैरेटिव पे कब्जा है, यूनिवर्सिटीज पे कब्जा है, लेकिन वो अपने ही समाज के दमित लोगों को, दबे हुए लोगों को गले लगाने को तैयार नहीं है। और ऐसी स्थिति में, और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि इनमें से यदि कोई मुस्लिम बन जाए तो फिर भद्र लोग उनसे निगोशिएट करने को तैयार हो जाता है, उनको गले भी लगाता है, और यदि वो कन्वर्टेड मुस्लिम पावर में आ जाए तो उसके आगे ये झुक के सलाम भी करते। तो उन्होंने मुख्य रूप से इसी पे जोर दिया कि जब तक हिंदू सोसाइटी अपनी इंटरनल रिफॉर्म नहीं करे और अपने वास्ट मेजॉरिटी को गले नहीं लगाए, उनका अपलिफ्टमेंट नहीं करे, उनको कॉन्फिडेंस का संचार न करे, तब तक ये सोसाइटी एक मरती हुई सोसाइटी है। इसका नष्ट होना बिल्कुल फिक्स्ड है, ये नष्ट होगी ही होगी यदि इसने रिफॉर्म नहीं किया तो। और यदि रिफॉर्म नहीं किया तो बंगाल के हिंदू सोसाइटी की भी वही दशा होगी जो अमेरिका में वहाँ के नेटिव्स की हुई, या ऑस्ट्रेलिया में वहाँ के नेटिव्स की हुई, या न्यूजीलैंड में वहाँ के नेटिव्स की हुई। सभ्यताएं जन्म लेती हैं, और यदि उसको बचाए रखने का प्रयास न किया जाए, इनर फॉल्ट लाइंस को निगोशिएट करके, तो सभ्यताएं नष्ट भी होती हैं। और बंगाल की हिंदू सभ्यता उसी नष्ट होने के आत्मघाती राह पे चल पड़ी है।
ये उनका मूल आकलन था। न उनके इस लेख ने, पुस्तक ने बंगाल के भद्रलोक में बहुत खलबली मचाई। इसके काउंटर के रूप में, इसको रिबट करने के लिए किशोरी लाल सरकार जी ने 1911 में एक 150 पन्ने की पुस्तक छपवाई, ए डाइंग रेस हाउ डाइंग। अब किशोरी लाल सरकार एक कायस्थ एडवोकेट थे, वकील थे, और क्लासिकल संस्कृत में उनको बहुत गहन प्रवीणता हासिल थी। उन्होंने प्राचीन धर्म ग्रंथों का बहुत गहराई से अध्ययन किया था, उस पे अनेक पुस्तकें लिखी थी। उनके लिखी पुस्तकों का फॉरवर्ड मैक्स मुलर जैसे लोगों ने लिखा, इस लेवल की उनकी विद्वता थी इंडियन क्लासिक्स में। तो उन्होंने इसका काउंटर लिखा और उन्होंने ये माना कि हाँ, इंडियन सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी हायरार्किकल है, हायरार्की प्रकृति का रूल है, नेचर ने ही भद्रलोक को सुपीरियर बनाया है। उनके भद्रलोक हिंदू समाज के मस्तिष्क है, उनकी तुलना सिर और पैर, उनकी तुलना हाथ और पैर और ट्रंक से नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि यदि किसी व्यक्ति का हाथ काट दिया जाए दोनों, फिर भी वह थोड़े समय तक जीवित रहेगा, दोनों पैर भी काट दिया जाए तब भी वो जीवित रहेगा, लेकिन मस्तिष्क पे एक हथौड़ा मार दिया जाए तो वह इमीडिएटली मर जाएगा। तो किशोरी लाल सरकार बोल रहे हैं कि भद्रलोक पे किसी टाइप का अटैक, उनका किसी टाइप का क्रिटिसिज्म हिंदू सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। और उपेंद्र नाथ मुखर्जी यही कर रहे हैं कि वो हिंदू समाज की जो नेचुरल लीडरशिप है वो उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जाति बहुत अच्छी चीज है, जाति ने ही हिंदू को, वर्ण जाति सिस्टम ने ही हिंदू धर्म को बचा के रखा है, इसे इसी रूप में बचा के रखा जाना चाहिए। हाँ, हमारा नंबर कम हो रहा है हिंदुओं का, हम डेमोग्राफी की लड़ाई हारते जा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम्स भी बंगाली रेस के पार्ट हैं। यदि उनका नंबर बढ़ रहा है तो वो चिंता की कोई बात नहीं है, वो भी बंगाली हैं। और जो ये नंबर घट रहा है हिंदुओं का, वो किसी सिस्टमिक कारण से नहीं घट रहा है, ये मलेरिया और गरीबी के कारण घट रहा है। यदि मलेरिया और गरीबी को दूर कर देंगे तो हिंदुओं की जनसंख्या घटनी रुक जाएगी। लेकिन आज सच हिंदुओं को कोई खतरा नहीं है, डेमोग्राफी चेंज भी हो रही है तो कोई बात नहीं है। मुस्लिम्स भी बांग्ला ही बोलते हैं, वो बंगाली रेस के पार्ट है। ना आप देखेंगे कि दोनों, ये जो उपेंद्र नाथ मुखर्जी या किशोरी लाल सरकार, दोनों भद्रलोक से आते हैं और दोनों ने इस प्रॉब्लम को अलग अलग एंगल से एक्सप्लेन किया। ना बंगाल में, कॉलोनियल बंगाल में ये डिबेट चलता रहा। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो उपेंद्र नाथ मुखर्जी की जो लाइन थी वो बंगाल के भद्रलोक में ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं पाई। क्यों नहीं पाई, आप कारण समझ सकते हैं। कोई भी प्रिविलेज्ड ग्रुप अपने विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता, उसका कोई इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म भी सुनना पसंद नहीं करता। लेकिन उपेंद्र नाथ मुखर्जी की जो लाइन थी, इसको बंगाल हिंदू महासभा के नेताओं ने बहुत गहराई से इसको एक्सेप्ट किया, और केवल एक्सेप्ट ही नहीं किया, उस पर बहुत गहराई से काम भी किया। उनके लिए हिंदुओं की घटती जनसंख्या मुस्लिम टेक ओवर को बिल्कुल आसान बनाने वाली बात थी। और उन्होंने ये भी देखा कि हमें दलितों में, शूद्रों के बीच काम करना पड़ेगा, उन्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उनके लेजिटिमेट जो एस्पिरेशंस हैं उसको अकोमोडेट करना पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना हम नष्ट हो जाएंगे। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। 1920 के आसपास बंगाल हिंदू महासभा के एक प्रसिद्ध नेता थे दिगेंद्र नारायण भट्टाचार्य, मालदा एरिया। वो संस्कृत के निष्णात विद्वान थे, हिंदू धर्म ग्रंथों पे उनका विशद अध्ययन था, और उन्होंने बांग्ला भाषा में अनेक पुस्तकें लिखी, और उन पुस्तकों के आधार पे उन्होंने क्लासिकल हिंदुइज्म के टेक्स्ट जो थे, वेद, पुराण, रामायण, या सबों, उसके आधार पे उन्होंने लगातार सिद्ध करने की कोशिश की कि जाति का भेद, जाति भेद, जाति ये क्लासिकल हिंदुइज्म की चीज नहीं है। यदि जाति के नाम पे हम कोई रूढ़िवादिता देख रहे हैं, कोई समाज वंचित हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है, तो ये हिंदुइज्म का फॉल्ट नहीं है। एक ग्रुप ने विशेषाधिकार प्राप्त कर रखा है और वो उसको धर्म के नाम पे इसको
जाति के रूप में जस्टिफाई कर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि समथिंग लाइक दयानंद, पश्चिमी भारत में दयानंद भी वैसा ही कर रहे थे कुछ, या जात पात तोरक मंडल या अनेक विद्वान उत्तरी भारत पश्चिमी भारत। महाराष्ट्र में सावरकर वही कर रहे थे, हाँ, तो तो सावरकर तक गए थे हाँ, जी। लेकिन देवेंद्र नारायण भट्टाचार्य सावरकर से भी एक कदम आगे थे। इन्होंने न केवल ग्रंथ लिखा बल्कि जाके एक्चुअली उन ग्रुप्स के बीच में रहे, उनके बीच में काम किया। अपना मतलब आप कह सकते हैं कि अपने आप को बिल्कुल डिब्राह्मणाइज कर लिया, और इन ग्रुप्स के लिए वो किसी दिव्य पुरुष, डिवाइन फिगर के बराबर थे। इनफैक्ट उनकी जीवनी उन्होंने खुद नहीं लिखी, अपने बारे में उन्होंने खुद कुछ नहीं लिखा, लेकिन उनकी जीवनी एक पुंड्र क्षत्रिय महासभा, पुंड्र एक अनटचेबल जाति थे, उन्होंने क्लेम किया कि हम क्षत्रिय हैं, उसके एक नेता थे, उन्होंने देवेंद्र नारायण भट्टाचार्य की जीवनी लिखी। अब उस जीवनी में इस लेखक ने क्लेम किया कि बंगाल के सोशल रिफॉर्म के स्फीयर में देवेंद्र नारायण भट्टाचार्य का स्थान विवेकानंद और ईश्वर चंद्र विद्यासागर से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि विवेकानंद और ईश्वर चंद्र ने केवल थ्योरी की बात की, जबकि स्वामी जी ने, देवेंद्र नारायण जी ने इन प्रैक्टिस में उसको किया, और इसीलिए उनको बंगाली भद्रलोक, अपर कास्ट, उनको स्थान नहीं देता। इनफैक्ट आप इसी चीज से समझ सकते हैं कि बंगाली भद्रलोक का जो रूढ़िवादी सेक्शन था, उसने देवेंद्र नारायण भट्टाचार्य की तुलना काला पहाड़ से करना प्रारंभ कर दिया। काला पहाड़ का आपने नाम सुना होगा कि मेडिएवल पीरियड में यह माना जाता है कि उसने बंगाल के हिंदू सोशल ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो भद्रलोक का रूढ़िवादी सेक्शन ये मानता था कि स्वामी जी, भट्टाचार्य जी, वो भी काला पहाड़ का अवतार हुआ है हिंदुओं के सोशल ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करने में। लेकिन उनकी बहुत प्रसिद्धि थी इन लोअर कास्ट के नेताओं में। अब ये धारा बंगाल हिंदू महासभा में चलती रही। अब आप बंगाल और महाराष्ट्र या दक्षिण भारत का एक तुलनात्मक अध्ययन करें तो आप ये बात रिमार्केबल पाएंगे कि बंगाल, कॉलोनियल बंगाल में जितने भी दलित मूवमेंट खड़े हुए या जितने भी जाति महासभाएं खड़ी हुई, किसी ने भी डी हिंदुआइजेशन की बात नहीं की। सबों ने सांस्कृतिकाइजेशन करना चाहा, सबों ने अपना प्लेस विद इन हिंदुइज्म ही इम्प्रूव करना चाहे। इवन नामशूद्र मूवमेंट, उन्होंने भी वैष्णविज्म की एक अलग पंथ ही बना लिया, मतुआ, और उसी के विद इन उन्होंने रिफॉर्म करना चाहा, अपना प्लेस सिक्योर करना चाहा। और इस मामले में मैं बंगाल के जो हिंदू महासभा के जो नेता हैं, जो उनके डिटरमाइंड एक्शन हैं, मैं उनको अप्रिसिएट करना चाहूँ। लेकिन ये धारा माइनॉरिटी की धारा थी। ये धारा कभी भी बंगाली सोसाइटी की मुख्य धारा 1947 या इनफैक्ट उसके बाद 2025 तक नहीं बन पाई। बंगाल के भद्रलोक में किशोरी लाल सरकार ही ज्यादा डोमिनेंट रहे। अब 1920 से 45-46 तक बंगाल की सोसाइटी के आप 3 पिलर्स मान सकते हैं, 3 कंटेस्टिंग पिलर्स। भद्रलोक लेड कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम्स वो अपना ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर चुके थे और उनको विश्वास था कि देर सवेर वो पूरा बंगाल तो उनका ही होना है। और ये अलग अलग दलित जातियां, जिसमें आपके नामशूद्र थे, जोगेंद्रनाथ मंडल उनके नेता, लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल उनके इकलौते रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। विद इन नामशूद्र भी बहुत सारी धाराएं थी जो भारत के साथ रहना चाहते थे, हिंदू महासभा से नेगोशिएट करना चाहते थे, कांग्रेस से नेगोशिएट करना चाहते थे, और इनके बीच में आपस में प्रतियोगिता चलती रही। अल्टीमेटली 1947 में बंगाल का विभाजन होके पूर्वी पाकिस्तान में आज का बांग्लादेश वाला हिस्सा चला गया। और आप यहाँ देखेंगे कि भद्रलोक का एक सेगमेंट और दलितों के एक सेगमेंट में इस लेवल की बिटरनेस थी कि खुलना डिस्ट्रिक्ट, वहां 55% हिंदू थे और 45% मुस्लिम्स थे। हिंदुओं में लगभग 60-65% जनसंख्या वहां के नामशूद्रों की थी, और
बंगाली कांग्रेस लीडरशिप ने थाली में परोस के उस एरिया को पाकिस्तान को दे दिया। या आप देख लें कि चिटगांग हिल ट्रैक्ट, वो बौद्ध एरिया था, उसको पाकिस्तान में जाने का कोई मतलब नहीं था। वहां का राजा, वहां के लोग बार बार आके नेहरू जी को, गांधी जी को पिटीशन देते रहे कि हमें बचाइए, हम पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते हैं, उसको भी उठा के दे दिया। सिलहट, वो भी नहीं जाना चाहिए था, वो हिंदू मेजॉरिटी के पाकिस्तान असम का पार्ट था, उसको भी उठा के थाली में परोस के दे दिया। तो इनफैक्ट आप देखेंगे तो ये लगता है कि जो भद्रलोक था कलकत्ता बेस्ड, वो ज्यादा से ज्यादा पीछा छुड़ाना चाहता था उन सभी एरिया से जहां उसकी लीडरशिप चल नहीं पा रही। जो दलित एरिया है, जो नामशूद्र एरिया है, उठा के दे दो पाकिस्तान को। जो ट्राइबल एरिया है वो पाकिस्तान को दे दो। जहाँ चाय बागान अच्छी खासी संख्या में है और लेबर है, उसको उठा के दे दो। वेस्ट बंगाल उनको एक बिल्कुल पर्ज्ड लैंड के रूप में मिला, जो कि मुस्लिम डोमिनेशन से फ्री था, जो कि दलितों के कंटेस्टेशन से फ्री था। बिल्कुल एक हेवन सवर्ण वर्चस्व का, भद्रलोक वर्चस्व का। और इसमें इन्होंने बहुत चतुराई पूर्वक 1947 से लेके 2025 के बीच में ये बात स्थापित कर दी कि बंगाल ओके मिसनोर्मर था, वेस्ट बंगाल में कास्ट नहीं है, जाति एक फैक्टर नहीं है। जबकि 1947 के पहले, मैं कंप्लीट कर लेता हूं उसके बाद आप पूछेगा। 1947 के पहले बंगाल में जाति की हाइपर विजिबिलिटी थी, भारत के किसी भी प्रोविंस से ज्यादा थी। तो बिल्कुल नैरेटिव से गायब कर देना, अतीत को झुठला देना, एक हिस्टोरिकल इरेजर का ये बेस्ट एग्जाम्पल है। और इसके सबसे बड़े जो इंस्ट्रूमेंट थे वो लेफ्ट फ्रंट का जो रूल रहा उस समय का। आपको मारी झापी मैसेकर याद होगा। किसी भी टाइप से रेसिस्टेंस की थोड़ी सी भी संभावना हो दलितों में, उसको कुचल दो। और उसके बाद ये सेखी बघारो कि बंगाल जाति विहीन सोसाइटी है, यहाँ दो ही समाज है, अमीर और गरीब। तो बंगाल में ये धारा चलती रही, मरी नहीं। अब यहाँ पे मैं अपनी अंतिम बात रखना चाहूंगा। यदि आप बंगाल में हिंदू महासभा का एक्सपेंशन देखें या 1980 के बाद बीजेपी का या 2014 के बाद बीजेपी का, मैं पर्टिकुलरली 2014 के बाद के बीजेपी के एक्सपेंशन की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। तो आप देखेंगे कि बीजेपी का वेस्ट बंगाल में एक्सपेंशन उनके ऑल इंडिया पैटर्न से ठीक उल्टा है। रेस्ट ऑफ इंडिया में आप देखेंगे कि बीजेपी मुख्य रूप से अर्बन पार्टी के रूप में शुरू हुई, शहरी क्षेत्र की पार्टी के रूप में शुरू हुई, अपर कास्ट की पार्टी के रूप में शुरू हुई, ब्राह्मण बनिया या आप जो भी कह लें, और धीरे धीरे उसने रूरल एरिया की ओर एक्सपांड किया और बाकी जातियों को अपने में जोड़ा। एक मंदिर। हाँ, वेस्ट बंगाल में इसका ठीक उल्टा था। वेस्ट बंगाल में इन्होंने ट्राइबल एरिया से शुरू किया, रूरल एरिया से शुरू किया, और वेस्ट बंगाल में इनका प्रारंभ ही नॉन भद्रलोक पार्टी के रूप में हुआ और धीरे धीरे उन्होंने भद्रलोक और अर्बन एरिया को अपने में जोड़ा। और इस पर विस्तार से बात करने की जरूरत है। सर को मैं रोक रहा हूं, दर्शकों श्रोताओं, क्योंकि समय का एक हिसाब रखना पड़ता है। और ये जानिए कि ये सीरीज का पहला है। हम बंगाल की पूरी पड़ताल करेंगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। हर एक शनिवार को हम रिकॉर्ड करेंगे और रविवार सुबह 10 बजे हम इसका प्रसारण करेंगे। आप सभी अपने सवाल, क्योंकि सर ने आज जो बातें कही हैं वो मेरे प्लेटफॉर्म पर बहुतेरे लोग ऐसे आते हैं जिनको बहुत चुभेंगी, क्योंकि सर ने जिस तरह से इस्लामीकरण की बात बताई, जो जाति की बात बताई, जिस तरह से भद्रलोक की कहानी बताई, उससे जाहिर है कि आप सभी बहुत उद्वेलित होंगे। आपको लगेगा कि भाई इसमें इस्लाम की कटार की कहानी कहाँ गई। तो अगला जो एपिसोड होगा वह बंगाल के इस्लामीकरण पर होगा और उसमें आपके जितने सवाल हैं मैं चाहूंगा कि सब ही सवाल पूछें, ताकि सर उन सवालों का जवाब भी वक्तव्य में दे सकें। और हम ये भी एक नए तरीके से कर रहे हैं कि इसमें मैं सर को ज्यादा से ज्यादा बोलने देना चाहता हूं मैं बीच में, क्योंकि इनकी जो अकादमिक धारा है
उसको भी जरा आप सुने। उसको मैं अपने पत्रकारीय टुकुर मुकुर से बीच बीच में विच्छिन्न नहीं करना चाहता हूं, इसलिए इस सीरीज को जरूर ध्यान से देखिए। बंगाल, राजनीति, इस्लामीकरण और इतिहास, इन चारों पहलुओं पर यह हमारा पहला एपिसोड है। इसके साथ हम लगातार करेंगे और सर कहीं भी रहेंगे हम इनको फ्राइडे या सैटरडे को पकड़ लेंगे और इनके साथ करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली अगर सर ने इजाजत दी तो अगला एपिसोड हम बंगाल के इस्लामीकरण पर करेंगे। उसके बाद हम आएंगे, अभी मैंने इनको रोक दिया है कि हिंदू महासभा से भाजपा तक बहुत लंबी ये सीरीज चलेगी और एक एक बात विस्तार से आप सभी लोग जान पाएंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होती है। सर आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद व्यालोक जी, धन्यवाद व्यालोक जी। जी, दर्शकों श्रोताओं, व्यालोक वाणी पर आप अपना स्नेह और प्रेम इसी तरह बरकरार रखिए। अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड और नंबर्स लगे हुए हैं। एक अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और ये सीरीज कल से हम लोग जारी कर रहे हैं। जरूर देखिएगा, ये खास इतिहास की पाठशाला है ताकि इतिहास पर पड़े हुए जाले साफ हो सकें और एक खुले मस्तिष्क से हम बंगाल की राजनीति को और उसके समाज को समझ सकें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय जय सिया राम। धन्यवाद।